तो मॉरल कंसेप्ट भी कोई चैप्टर नहीं है। तो मॉरल कंसेप्ट तुमसे हो नहीं रही, 2-3 साल से लगे हुए हो। आई नो आई एम डूइंग समथिंग कि किसी अंधे को मैं लाल कलर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्या नहीं होगा वैसे। हाय। So every year there are 20 lakhs forms or 20 lakh students who are willing to appear for the NEET exam, and not even one. I'm talking about 1 lakh student gets selected. वैसा क्यों है? Because there is only a limited amount of seats. और तुम कितना भी पढ़ लो, सब collectively कितना भी पढ़ लिया, we can only jump octaves, but we are never going to get selected because competition is obviously tough. And उन टफ में इफ़ यू वांट टू compete among the toppers or among the best brains, or not brains, I won't say कि बहुत तगड़ी IQ होती है उनकी, जो इस नीट या जो भी जेई इन एग्ज़ाम्स को निकालते हैं, बट दे आर गुड एम्प्लॉयज़। उनसे जो डिमांड करते हैं एग्ज़ाम कि भाई तुम इस पर्टिकुलर किताब को, दिस इज़ योर बाइबल, द बुक आई विल शो यू, यू ऑलरेडी नो दिस इज़ NCERT, तो इस किताब को रट जाओ, दिस इज़ योर मैनुअल, और इसके अकॉर्डिंग तुम्हें परफॉर्म करना है। एंड इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म इस मैनुअल के अकॉर्डिंग, देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट सेलेक्टेड एंड गोइंग टू गेट अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड विथ दिस हाई इन डिमांड seat of GMC. Since I'm a NEET aspirant, so I can only talk about NEET, but some of my logics may also apply in JEE as well. ओके, सीधा जंप करते हैं वीडियो पर। तो जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट हो सकते थे, उसमें बस आप कह सकते हो माइनर फ़र्क होता है, या माइनर फ़र्क अ सेट ऑफ फ़र्क होता है। एक फ़र्क नहीं, 3-4 फ़र्क हैं यहाँ पे, जिसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। और ये मेरे दोस्त, इसको समझने के लिए ना आपको कम से कम 2 से 3 साल यहाँ कोटा जैसे शहर में या इस फील्ड में रहना पड़ता है। इन फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड। उसमें क्या होता है कि देखो, तुम यहाँ रहोगे, सीखोगे, समझोगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो भी बिग जाइंट्स है यहाँ पे इस फील्ड में, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई तुम्हें सीधा सीधा जो क्रक्स है ना इसका वो निकाल के कोई दे दे। वो चाहता है कि गो थ्रू द होल जर्नी और धीरे धीरे करके तुम समझो, सीखो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं तुम्हें बता दूंगा तुम 2 महीने में निकाल लोगे, नॉट पॉसिबल। बट जो असली जो सही अप्रोच है ना, कि तुम एक ऐसा परफेक्ट अप्रोच जिसमें तुम गिरोगे ही नहीं, समझ रहे हो, तुम्हारा फेल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, सारी बातें सेंस बनाएगी धीरे धीरे चल के। मैं बात करता हूँ जब मैं यहाँ आया था, और जब तुमने भी स्टार्ट करा होगा अपना प्रिपरेशन जर्नी, तो 2-3 चैप्टर्स का मैं नाम लेता हूँ जो कि सबसे शुरू में पढ़ाते हैं लोग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर रेस्पेक्टिवली, बायोलॉजी में अगर हम पढ़ें तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ता है क्लास 11th में, और ड्रॉपर्स में भी वही पढ़ते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू क्लास 12th, तो उसमें हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या पढ़ते हैं, या ऐसा, हाँ वही पढ़ते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका। अगर उसमें बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, तो मोर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मेरे भाई। फिर केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं 11th में, या आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, और फिर फिजिक्स में पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स। अब इसमें से मैं तुम्हें बताता हूँ, बेसिक मैथ्स इज़ नॉट इवन अ चैप्टर, लेकिन उसमें तुम्हारा बैकलॉग लगा रहता है, एंड दैट लीड्स यू दैट लीड्स इन डीप इन मोटिवेशन, दैट लीड्स इन सेल्फ डाउट कि भाई मेरे से होगा नहीं होगा। पहले चैप्टर में तुम्हारा लगता है बैकलॉग। बेसिक मैथ्स इज़ अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं विच विल बी अप्लाइड थ्रू आउट दिस जर्नी, तो तुम्हें वो एक चैप्टर के रूप में पढ़ाते हैं। सिमिलरली मोल कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इवन अ चैप्टर, देयर इज़ लाइक अ चैप्टर कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पार्ट है, और बाकी सारी चीज़ें भी है। तो मोल कॉन्सेप्ट भी कोई चैप्टर नहीं है। ये कोचिंग में तुम्हारे साथ क्या करा जाता है ना, कि चैप्टर को टॉपिक की तरह पढ़ाया जाता है कभी कभी, और टॉपिक को कभी कभी चैप्टर की तरह पढ़ाया जाता है। जैसे आइसोमेरिज्म इज़ नॉट दैट बिग ऑफ ए चैप्टर, उसको हम 20 दिन 30 दिन एक महीने खींचते हैं। सिमिलरली जो मेरा फोबिया था, जैसे आपका फोबिया होता होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट तुमसे हो नहीं रही, 2-3 साल से लगे हुए हो, सब हो जा रहा है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, उसमें तुम्हारा गलत ही हो जा रहा है। सिमिलरली बेसिक मैथ्स में कभी वेक्टर में दिक्कत, कभी ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ाते होंगे तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। उसी तरह से मेरा सबसे बड़ा जो फोबिया था वो इस क्लास 11th बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में था। देखो भाई, मैंने अपने टीचर से पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उन्होंने 1 महीने में पढ़ाया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। जब मैंने क्वेश्चन करा, टीचर के पढ़ाए हुए कंटेंट को लेके क्वेश्चन हो गए। मैंने खुद से बायोलॉजी की किताब में चैप्टर में पढ़ा, तो टीचर ने उसमें इतना एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ था, तो मैं कहूँ भाई साहब तुम खुद सोचो, टीचर ने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया तो कायदे से क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, और PYQ भी आ रखे हैं इनफैक्ट। तो मैं कह रहा था भाई ऐसे कैसे हो सकता है, किताब में तो है नहीं, PYQ आ रखी है, कैसे हुआ? तो जाके कहीं पता चला कि जो टीचर ने पढ़ाया ना, उसको एग्रीगेट वे में एक जगह करके पढ़ाया है, मतलब कि वो आगे फर्दर आने वाले फ्यूचर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं
फॉर एग्जांपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमें न्यूक्लियस के अंदर में पढ़ना होता है, उसी तरह से तुम समझो कि बायोटेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड्स हैं उनका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें टीचर थोड़ा थोड़ा इसमें हिंट देती हैं और इसका क्वेश्चन भी देते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, तो मैंने टीचर चेंज करा कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी मतलब 1 महीने का वो है, अगर मेरा बैकलॉग लग गया, तुम्हारा लग गया, और 1 महीने में तुम ऐसा कुछ पढ़ो जो तुम्हारे उस बायोलॉजी के चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर में सारी बातें हैं भी नहीं, तो तुम जाओगे तगड़े सेल्फ डाउट में। मैं भी चला गया था, मैं किताब पढ़ूँ, टीचर पढ़ाते हैं कुछ और, मैं फिर बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, उसमें तो तुरंत कैसे चुटकी बजाते एक पैराग्राफ में पूरा वो टॉपिक निपट गया। अगर मैं बात करूँ किसकी, इंक्लूजन बॉडीज़ की, राइबोसोम्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जिस लेवल पे वो पढ़ा रही थी उस लेवल पे तो हमें पढ़ना ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं जहाँ से वो पढ़ा रहे हैं। तो मुझे पता चलता है मेरे भाई कि दिस किताब इज़ मतलब इस किताब में ना एक चैप्टर है, पूरा किताब ही एक चैप्टर है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, वैसे वैसे ये किताब आपको एक्सप्लेन करता है। सेल दिस चैप्टर इज़ स्कैटर्ड थ्रू आउट दिस बुक। तुम्हें बायोटेक में इसके वो रेफरेंसेस मिलेंगे, यूज़ मिलेगा, इलेबोरेट यूज़ मिलेगा इसका, और फिर सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में इसका इलेबोरेट यूज़ मिलेगा। फिर बायोमॉलिक्यूल्स में ऑब्वियसली इसका इलेबोरेट कुछ कुछ चीज़ें, जैसे न्यूक्लियस को हम उसके अंदर का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, राइबोज, शुगर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ना मैं यहाँ पे हो गया था लॉस्ट, कि मैंने कहा कि भाई मैं सब पढ़ ले रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट वो भी पढ़ ली, जेनेटिक्स भी पढ़ ली मैंने, सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब सही है, सेल में दिक्कत है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, अगर तुम्हारा चैप्टर कमजोर है, एनसीईआरटी उठाओ, उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो मानोगे नहीं। अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं देता हूँ, हालांकि सेल में जो कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दी हुई है। फॉर एग्जांपल पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा के अंदर में जो आता है उसका डायमेंशन अलग है, और माइकोप्लाज्मा का डायमेंशन अलग है। पीपीएलओ को 0.1 लिखते हैं और माइकोप्लाज्मा को 0.3 लिखते हैं, जबकि माइकोप्लाज्मा एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और पीपीएलओ छोटी कैटेगरी है, ऐसा कुछ है। या माइकोप्लाज्मा के अंदर में पीपीएलओ आता है, प्लेरो एनिमिना लाइक ऑर्गेनिज्म, और माइकोप्लाज्मा इज़ उस तरह के सारे, उसका मतलब अम्ब्रेला टर्म है, ऐसा समझ लो। तो मैं ये समझाने लगा था कि देखो 2.1 अगर यहाँ पे है तो किंगडम मोनेरा है यहाँ पे, ओके। 2.1 से हम आगे बढ़ते हैं, 2.2 आना चाहिए, बट यहाँ पे 2.1.1, यानी 2.1 का ये एक सबसेट है। सबसेट समझ रहे हो, यानी कि उसके अंदर की ब्रांचिंग है 2.1.1, विच इज़ अगर किंगडम मोनेरा में कहें तो एक तो इसकी डिवीज़न है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है 2.1.2 विच इज़ यू बैक्टीरिया। ऐसा कर करके ब्रांचिंग दी गई है, बहुत ही टेक्निकल वे में ये बुक लिखी गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th है। दिस इज़ 2.2। इससे पहले अर्लियर वी वर स्टडिंग अबाउट मोनेरा विच इज़ 2.1 किंगडम मोनेरा, और मोनेरा में हमें दो ग्रुप्स पढ़ने थे, 2.1.1 विच इज़ आर्की बैक्टीरिया, एंड देन वी हैव 2.1.2 विच इज़ न्यू बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, 2.1.2 के बाद 2.1.3 आना चाहिए, बट हमें पढ़ना ही नहीं था वो, अब वो वहाँ पे ख़त्म, 2.2 आता है सीधा, यानी कि 2.1 आर्की बैक्टीरिया, या सॉरी 2.1 किंगडम मोनेरा, 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे करके। तो तुम ये ब्रांचिंग समझ समझ के पढ़ो। एक बार फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट तुम्हें इन डेप्थ स्टडी जो करनी है मेरे भाई, एनसीईआरटी से करनी है, व्हाट दैट विल डू इज़ दैट विल क्रिएट अ शॉर्ट ऑफ स्केलेटन इन योर हेड, कि तुम्हें पूरा ये पता चल जाएगा कि प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी ब्रांचिंग हुई, ट्रंक बना, ब्रांचेस बने पेड़ में, अब उस पर तुम फ्रूट्स और लीव्स बियर कर सकते हो, टू मेक इट मोर लाइक कैनोपी उसकी बना सकते हो। वो कैसे होगा, अब तुम्हारे टीचर जो भी बताएंगे तो तुम्हें पता है कि कहाँ होता है, राइबोसोम का कोई क्या यूज़ है, प्लाज्मिड का क्या यूज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें ना तुम बैकवर्ड ट्रेस करते जाओगे कि मैंने कैसे कैसे पढ़ा और कैसे कैसे ये लिंक हो रहा है। यही मेरे साथ क्या होता था, क्योंकि मैंने एक बार भी बढ़िया से नहीं पढ़ा था, तो टीचर बताते थे 4-5 दिन में वो ढह जाती थी, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ही नहीं था कि उसको मैं रिलेट कर पाऊँ किसी चीज़ से, समझ रहे हो। मेरी कोई हिस्ट्री नहीं थी इस पार्टिकुलर चैप्टर को लेके, तो भाई वो स्केलेटन बनाना जरूरी है। वो स्केलेटन तुम्हें इस चैप्टर को या इस चैप्टर फॉर दैट रीज़न किसी भी चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद ही, और कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है भाई। व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर टेकिंग एक्शन। 3 साल से मैं ये एक्शन नहीं ले रहा था, मेरे को सेल में फोबिया था, समझ लो बेसिकली। मेरे को पसीने छूटने लगते थे कि भाई, क्योंकि देखो क्या ना, तुम्हारे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे भाई, वो साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी में उन्होंने पीएचडी कर रखी होगी, इरेलेवेंट चीज़ें पढ़ के आ जाते हैं, इरेलेवेंट डायमेंशंस, मेजर्स,
ऐसी ऐसी चीज़ें समथिंग पॉइंट समथिंग ऐसे करके इतना डीप में पढ़ के और जिसका नीट से कोई लेना देना ही नहीं है. ऑल आई एम डूइंग इज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डॉक्टरेट डिग्री होल्डर इन दिस जूलॉजी और साइटोलॉजी और वॉट एवर. तो मुझे नीट क्लियर करना है, बट वो तुम्हें बहुत इन्फीरियर फील कराते हैं मेरा भाई. तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स ऐसे होते होंगे, मेरे होते थे. तो मैं कहा भाई मैं उतना तो कभी नहीं कर पाऊँगा. वेल इन फैक्ट मुझे लगा मैं कभी सेल कर ही नहीं पाऊँगा. बट व्हाट आई डिड, आई वाज एबल टू डू इट. और मैंने खुद से प्रण लिया कि भाई कभी नहीं करूँगा तो कभी नहीं होगा, तो कभी तो करना पड़ेगा. तो मैं बस किताब उठा के स्केलेटन बिल्ड करा. उसके बाद तुम लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स विल मेक सेंस. तुम रिलेट कर पाओगे कि भाई हाँ यहाँ पढ़ा था ऐसे ऐसे. तुम्हें पहले तुम्हारा बेसिक स्केलेटन तैयार करना है और वो एनसीईआरटी से होगा. करके देखो यार. देखो मेरे को भी कोई कहता ना आके अचानक से कि तुम ऐसा करो, मैं सुनता ही नहीं. मैं सेल का नाम सुन के बोले फक यार मैं नहीं होगा मेरे से. बट करा मैंने. और मैं इसी उम्मीद में तुमसे कह रहा हूँ कि शायद तुम करो. आई नो आई एम डूइंग समथिंग कि किसी अंधे को मैं लाल कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि. बट क्या कर सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें. बस ये करो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, बढ़िया लगे तो आगे पढ़ना ना, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो. ये नहीं कि भाई मैंने कह दिया तो पकड़ के रीडिंग डाल रहे हैं बस. बढ़िया एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ो यार. नोट बनाओ. मैंने 15-20 पेज की नोट्स बनाई थी और मेरे को बहुत बढ़िया से अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे को रटने हैं. बट ओवरऑल मेरे को आइडिया लग गया. अब टीचर जो भी पढ़ाते हैं, मैं अगर यूट्यूब पे वन शॉट भी देखता हूँ तो मेरे को सब समझ में आता है. मैं ट्रेस बैक कर पाता हूँ कि ये ऐसे ऐसे. अच्छा मैंने ये भी पढ़ा था, अब इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन जुट गई. ऐसा समझो कि कोई डॉकिंग सा कुछ मैकेनिज्म हो गया यहाँ पे, विच इज़ ऑब्वियसली बेनिफिशियल. और आगे जाके ऐसे पूरी बायोलॉजी बनती है. क्योंकि जैसा कि फॉर यू ऑलरेडी नो, ये जो कुदरत ने इस पूरे दुनिया की रचना करी है, उन्होंने हमारे को इस चीज़ को मन में रख के नहीं करा है कि भैया आगे जाके लाइक मिलियंस ऑफ ईयर डाउन द लाइन कुछ इंसान पैदा होंगे, उनको स्टडी करना होगा, तो हम पूरे लीनियर वे में स्टेप बाय स्टेप लिख दें कि पूरी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता. नॉन लीनियर वे में डेवलपमेंट हुई है तो नॉन लीनियर वे में ही पढ़ेंगे. समझ रहे हो? अगर एक साथ सभी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. क्योंकि तुम अभी न्यूक्लियस ही अपने दिमाग में सेट नहीं कर पाए हो कि कैसे डबल मेम्ब्रेनस है, उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड होता है. अब उसके अंदर की बात कर रहे हो, उसके अंदर भी तुम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हो, डीएनए के अंदर में कैसे बनती है. फिर उसी से आगे पढ़ाते हो कि एटीपी एडीपी कैसे बनता है, राइबो शुगर का स्ट्रक्चर. उतना कौन भाई सेल में क्यों पढ़ा रहे हो आप? कैसे इतना भी तो इतनी सारी चीज़ है ना. अभी इसको समझ रहे हो ना, धीरे धीरे करके जिसकी जैसी उपयोगिता उसकी वैसी फिर पढ़ाई करेंगे ना आगे चल के. बट नहीं, मेरे को लगता है ऐसा नहीं होता भाई. एनसीईआरटी उस रिगार्ड में बेस्ट लिखी गई है. अगर तुमको यहाँ पे ये पढ़ के ख़त्म करना है तो वो यहाँ पे पूरा ही दिया होगा. अगर तुम्हें लगता है कि इसको आगे पढ़ाएंगे तो इसको यहाँ पे इतना छोड़ देते हैं ताकि तुम इसको डाइजेस्ट कर पाओ धीरे धीरे. नहीं तो इवेपोरेट हो जाएगी. तुम फिर मिक्स कर दो कि भाई डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, या ऐसा समझो डीएनए क्या है जीन क्या है. बता सकते हो? ऐसा समझो कि जिसको जहाँ पढ़ना है उसका वहीं पे परिचय दिया गया है. तो तुम बहुत सारा एक साथ पढ़ने की मत सोचो. इतना सोचो कि चलो मैं बेसिक इतना पढ़ लेता हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे. बस सिंपल. इतना सिंपल रखो भाई. नहीं तो वैसे भी तुम बैठे ही हुए हो, मतलब वैसे भी तुम कुछ ही नहीं कर रहे हो मेरे भाई. यू आर ऑलरेडी वेस्टिंग योर टाइम. यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन टू यू. इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू डू इट. सो डू इट एज आई हैव सजेस्टेड यू. मेरी बात मान लो भाई, मैं भी तेरी तरह हूँ. मैं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बट मैंने पढ़ा और बढ़िया कर रहा हूँ. या अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो इस बारे में होगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या चीज़ें जो नहीं जानने देना चाह रही. कितना सिंपल है. मैं अपने 3 साल की पूरे एक्सपीरियंस को चाहता हूँ खोल कर रख दो इंटरनेट पे. बट ऑल आई कैन आस्क इज़ फॉर योर सब्सक्रिप्शन, फॉर योर लाइक, फॉर योर कमेंट्स, ताकि YouTube can push my video to different students. This was it for today. We'll meet again. This is your host, Drolna Primelines, signing off from Kota. Bye.